How an incident involving a sexual harassment at a workplace should be dealt with an employer. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी घटना से नियोक्ता के साथ कैसे निपटान किया जाना चाहिए। यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह काम किया है, यह कार्य किया है जो सरकार की विधायिका और उसकी कार्यकारी यानी कि उसकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के द्वारा नहीं किया गया है। देयर इज ए लेजिस्लेटिव वैक्यूम ओवर हियर, और उसी के भरने के लिए यहाँ उस वैक्यूम को, उस शून्यावकाश को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस में जो है अपने फैसले में एक विशाखा गाइडलाइंस जो कि यौन उत्पीड़न कार्य क्षेत्र या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए है, ठीक है, जो ऐसा कोई फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भारत में मौजूद नहीं था, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से दिया है और इसीलिए यहाँ यह फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं दर्शकों का मैं ध्रुव जानी ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर स्वागत करता हूं। आज इस श्रृंखला का 17वां उपाख्यान है। इस उपाख्यान से हम लोग विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला देखेंगे। 1997 का यह मामला है जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अपना एक जो स्पष्ट रूप है वो दे दिया, साथ ही में कुछ चीज़ें जो थी जो कि सिंप्लीफाई करनी थी, अर्थघटन करने थे, जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। तो हम लोग यहाँ इस पूरे उपाख्यान में उसको एक परीक्षा लक्षी दृष्टि से देखेंगे, एक होलिस्टिक अप्रोच से इस जो है मामले का एक 360 डिग्री व्यू लेंगे। प्लस यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट, यहाँ आप सारी चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पा सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड स्पेसिफिक सब्जेक्ट पीडीएफ्स फ्रॉम ओवर देयर। उसके लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। आप आज ही हमारे साथ रजिस्टर कीजिए, लॉगिन हो अगर आप करेंगे तो आपको सारी साइट का एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, सारा कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। प्लस ग्रोथ माउंट यूपीएससी यह यूट्यूब मंच जिसके तहत हम लोग बात कर रहे हैं, आप इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके मित्रों को शेयर कीजिए, आपके सर्कल में शेयर कीजिए जो संधि सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, सामान्य अभ्यास के जो है तत्वों को समझना चाहते हैं। प्लस आप हमें इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं @growthmountupsc, वहाँ से आप हमसे अपडेट रह सकते हैं। तो अब शुरू करेंगे हमारा यह उपाख्यान। इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, परिचय देखेंगे। 3 बिंदु सबसे प्रथम इसमें देखने हैं, जिनमें पहला बिंदु कहता है जेंडर इक्वालिटी, जातीय समानता जिसे हम लोग कहते हैं। इट इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड द राइट टू वर्क विथ डिग्निटी विच इज अ यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड बेसिक ह्यूमन राइट। यस, तो यहाँ जो जेंडर इक्वालिटी है वो समानता के साथ एक डिग्निफाइड लाइफ देने की भी बात करती है सबको, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से उसे रक्षण जो है यहाँ जेंडर इक्वलिटी प्रदान करता है। यौन उत्पीड़न से रक्षण वो एक मूलभूत मानवाधिकार है, एक मूलभूत ह्यूमन राइट, बेसिक ह्यूमन राइट हम लोग कह सकते हैं। Visakha versus State of Rajasthan is a landmark judgment which dealt with the issue of sexual harassment at workplace. जो हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट laid down Visakha guidelines to curb sexual harassment of women at workplace. Yes, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देश जारी की है। दिशा निर्देश, ठीक है, कि दिशा निर्देश जारी किया कि भाई कैसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कैसे कार्य किया जाए, किस तरीके का ढांचा होना चाहिए, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस के रूप में दिया। और यही गाइडलाइंस का आधार बनाकर आगे जाकर वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया जो है यौन उत्पीड़न को कार्यस्थल पर रोकता है या उसे एक संगीन अपराध बनाता है। सो दिस वॉज द केस ऑफ इंट्रोडक्शन। आगे देखें तो हमें बैकग्राउंड देखना है, कैसे यह मुद्दा जो है वो डेवलप हुआ और कैसे ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा। काफी सारे बिंदु है, वी विल गो थ्रू इट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला बिंदु कहता है कि बनवारी देवी वॉज एम्प्लॉयड एज ए विलेज लेवल सोशल वर्कर अंडर वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट WDP रन बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये तो एक बनवारी देवी है जो कि एक मजदूर थी और उनको कार्य मिला था, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और राजस्थान के एक महिला जो है समाज को उत्थान करने के लिए, उसे उसके अपलिफ्टमेंट करने के लिए एक कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रही थी। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ WDP वाज टू कर्ब चाइल्ड मैरिज। इस WDP का एक ऑब्जेक्टिव था कि वे जो बाल विवाह है उनको रोके। बाल विवाह जैसे मैं मालूम है कि वो एक अपराध है, उनको रोके।
As a part of her work, Banwari Devi tried to stop a child marriage in the family of रामाकांत गज्जर. यस, रामाकांत गज्जर करके वहाँ के एक व्यक्ति थे और उनके यहाँ बाल विवाह हो रहे थे. तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सरकारी कार्यकर्ता होने के नाते बनवारी देवी ने उस बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, उसको रोकने की सलाह दी. इवन दो देयर वाज अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, द मैरिज वाज सक्सेसफुल. यस, उन्होंने ये अंत तक उन्होंने कोशिश की कि यह विवाह जो है वो संपन्न ना हो, बाल विवाह संपन्न ना हो, मगर फिर भी क्योंकि रमाकांत गज्जर एक वहाँ के जो है एक डिग्निटरी थे, एक विशेष उस प्रदेश के व्यक्ति थे, तो उसकी वजह से जो उनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स और उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा होने की वजह से यह बाल विवाह संपन्न हो गए. इन 1992 to seek vengeance upon her, Ramakant Gajjar, along with his 5 men, gang raped Banwari Devi in front of her husband. Yes. 1992 में इसका बदला लेने के लिए रामाकांत गज्जर ने अपने 5 आदमियों के साथ मिलकर इस बनवारी देवी का गैंग रेप किया अपने हस्बैंड के सामने. Initially, police dissuaded her from filing any complaint, but Banwari Devi was determined and lodged a complaint against accused. Yes, और जैसे मैं मालूम है कि पुलिस तंत्र जो है वो आमतौर पे वहाँ के प्रदेश के जो डिग्निटरीज होते हैं, जो है बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके प्रभाव में होती है, उनके खिलाफ अगर शिकायत जाती भी है थाने है तो वो दर्ज नहीं की जाती, उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि हमें एक जो है एक समाधान करने के लिए, एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बताया जाता है, फोर्स किया जाता है. ठीक है, तो सेम यहाँ भी हुआ, मगर बनवारी देवी जो थी वो यहाँ बहुत ही फॉर्मली डिटरमाइंड थी, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और उन्होंने यह शिकायत जो है वो दर्ज करवाई. तो FIR यानी कि प्राथमिकी यहाँ दर्ज हो गई. तो ट्रायल कोर्ट एक्विटेड द एक्यूज्ड. यस, ट्रायल कोर्ट ने इन एक्यूज्ड को जो है अपना आप में गुनहगार साबित किया. बट बनवारी देवी सपोर्टेड बाय द फेलो सोशल वर्कर्स फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर द नेम विशाखा. यस, परंतु बनवारी देवी जो है वो इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहती थी. बनवारी देवी और उसके कलीग्स, तो उन सब ने मिलकर विशाखा एंड अदर्स नाम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की. तो इस तरीके से मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया. This particular petition was concerned only with the realization of gender equality and prevention of sexual harassment of work through judicial process. Yes, तो यहाँ इस पिटीशन में यही भर दिया गया कि भाई यहाँ जो जेंडर इक्वलिटी है उसे पहले तो वास्तविक बनाया जाए, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों के बीच में है, उनके प्रावधानों में है, उन्हें सबसे प्रथम तो यहाँ वास्तविक जो है बनाया जाए. और दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन थ्रू जुडिशियल प्रोसेस. जो कार्य करने वाली, जो नौकरियां, जो उद्यमी महिलाएं हैं, ठीक है, जो कार्य करने वाली है महिलाएं, उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है अपने कार्य क्षेत्र या कार्यस्थल पर, वो रोकना है. ठीक है, एक जुडिशियल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव लेवल पर कोई ऐसा फ्रेमवर्क में दिख नहीं रहा है. सो दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पिटिशन विच वॉज फाइल्ड बाय बनवारी देवी एंड हर कलीग्स. फिर आगे देखें तो दिस इंसिडेंट ऑफ ब्रूटल गैंग रेप ऑफ द सोशल वर्कर वाज कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सेपरेट क्रिमिनल एक्शन. यस, मगर यहाँ जो यह इंसिडेंट था, यह जो वारदात हुई जिनमें बनवारी देवी का गैंग रेप किया गया रमाकांत गज्जर और उनके आदमियों के द्वारा, वो एक अलग से एक गुनाहित प्रवृत्ति थी, उनका एक केस बनता था. मगर दिस वॉज द ओवरऑल सिनेरियो, दिस वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो कि क्यों पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी. Demands of the petitioners. There were some demands which were proposed, which were kept in front by the petitioners. The petitioner asked for the enforcement of fundamental rights of working women under Article 14, 19 and 21 of Constitution of India. It mainly dealt with the responsibility of the employers for sexual harassment by and to the employees. Yes, इस पिटीशन में मात्र यही बात के ऊपर जोर दिया गया कि भाई जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है उनमें जो नियोक्ता होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या रोल है, वो यहाँ तय करना आवश्यक है, तय करना उचित है. तो ये दो मुद्दों के ऊपर यहाँ कुछ मांगे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी. अब यहाँ बात है जजमेंट की. सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट incidents like sexual harassment result in a
वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई जो ऐसी घिनौनी हरकतें जो है वो अपने आप में कोई भी व्यक्ति के सबसे प्रथम तो एक मानभर जीवन जीने के अधिकार को छीनती है, उनका उल्लंघन करती है, और दूसरा जो जातीय समानता है वो भी एक बेसिक राइट है, किसी भी व्यक्ति को मिलना चाहिए, वेदर इट वुड बी ए मैन और ए विमेन। ठीक है, तो वो भी यहाँ हनन होता है। तो कुल मिलाकर ऐसी घिनौनी हरकतें दो मूलभूत अधिकारों का हनन करती है जिसको रोकना अनिवार्य है। इट इज द क्लियर वायोलेशन ऑफ द राइट अंडर आर्टिकल 14, 15, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यहाँ इन 3 मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन 100% हो रहा है, जिनमें आर्टिकल 14 है, 15 है और 21 है। मुझे लगता है कि ये आर्टिकल्स आपको मालूम यहाँ होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ आपको इसके बारे में नहीं बताता। ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। दिस आर द बेसिक स्टैटिक एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस इनफैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर आप भूल भी गए हैं तो आप उसे गूगल से जो है सर्च करके आप उसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आगे यहाँ देखें तो वन ऑफ द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इंसिडेंट इज ऑल्सो द वायोलेशन ऑफ द विक्टिम्स फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 G to practice any profession or to carry out any trade, occupation or business. Therefore, such violation attract the remedy under Article 32 of the enforcement of these fundamental rights of the women. तो इसलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यहाँ स्पष्ट रूप से मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो ही रहा है। तो ऐसे में इन अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए, इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट पिटीशन जो है वो यहाँ जो है ये उचित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। The court observed that the fundamental right to carry on any occupation, trade and profession depends on the availability of a safe working environment. Yes, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई कोई भी व्यक्ति अपने आप में फ्री है, अपने आप में स्वतंत्र है, वो निर्णय ले सकता है, वो चाहे कोई भी व्यवसाय कर सकता है, अगर वो लीगल है, अगर वो वैध है तो वो कोई भी व्यवसाय कर सकता है, कोई भी नौकरी कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ये सारी चीजें जो है वो यहाँ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। आमतौर पे महिलाएं जो है वो अपना कार्य जब चयन करती है तब इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देती है। राइट टू लाइफ मीन्स लाइफ विद डिग्निटी। यस, जीवन जीने का अधिकार यानी कि सम्मान के साथ, मान के साथ जीवन जीने का अधिकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है। Therefore, it is primary responsibility of the legislature and executive to ensure such safety and dignity through sustainable legislation and to create a mechanism for its enforcement. Yes. तो इसलिए यहाँ मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन को बचाने के लिए यहाँ ये जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार के अंगों की है, जिनमें एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी है जो कानूनों का एनफोर्समेंट करवाती है, और एक है लेजिस्लेचर, विधायिका जो कानून बनाती है। तो इन दोनों की यहाँ जिम्मेदारी है कि एक ऐसा सूटेबल एंड स्टेबल एक फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ होना जरूरी है ताकि ऐसे मूलभूत अधिकारों के हनन को रोका जा सके। और जैसे हमें मालूम है कि आज का समाज जो है वो हमारा पुरुष प्रधान है, जहाँ सेक्सुअल हेरेसमेंट का 99.99% जो शिकार है वो महिलाएं होती है। तो मूलभूत यहाँ महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को दी। In absence of domestic law relating to the sexual harassment at workplace, the court dependent on international conventions and norms for the interpretation of the guarantee of gender equality, right to work with human dignity in articles 14, 15, 19, subclause 1, G and 21 of the constitution and the safeguard against the sexual harassment. Yes, अब क्योंकि यहाँ भारत में तो ऐसा कोई कानून है नहीं, जैसे हमने देखा कि there is a vacuum, तो अब इसका आइडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड रूल्स एंड एक्ट से लिया। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय सारे राष्ट्रों ने एक होकर जो तय किया है, जहां सेक्सुअल हेरेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस के प्रावधान है, उनमें से यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आइडिया लिए और देखा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कुछ प्रावधान यहाँ उल्लंघित हो रहे हैं, जिनमें आर्टिकल 14 है, 19 सबक्लॉज 1G है और आर्टिकल 21 है। The court also observed that the meaning and content of the fundamental right guaranteed in the Constitution of India sufficiently cover all the facets of the gender equality, including prevention of sexual harassment or abuse. Yes, कोर्ट ने ये भी बताया कि देखिए एक कानून होना जरूरी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों का अलग से मेंशन होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि यह राइट टू लाइफ में राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी है,
और उस प्रावधान में ही यानी कि आर्टिकल 21 में ही लगभग सारी चीजें, चाहे जेंडर इक्वलिटी हो, चाहे प्रिवेंशन ऑफ या प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट फ्रॉम वर्क प्लेस हो, वो सारी चीजें जो है वो वहीं इंक्लूड होती है। हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से चीज़ों की नोंद लेनी ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक कानून ज़रूरी है जो कि पूरे भारत में लागू हो और ऐसी एक्टिविटीज़ को बार करे, ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करे और महिलाओं को या किसी भी व्यक्ति को सेक्सुअल हेरेसमेंट के सामने एक रक्षण प्रदान करे। साथ ही में एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारी जो है वो भी तय करे। In view of the above and absence of enacted law to prevent sexual harassment at workplace, the Supreme Court laid down the following guidelines and norms. First one, it shall be the duty of the employer or other responsible person in workplace or other institution to prevent or deter the commission of acts of sexual harassment and to provide the procedure for the resolution, settlement, prosecution of act of sexual harassment by taking all steps required. Yes, तो यहाँ एक internal mechanism जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना जरूरी है, इंटरनल मैकेनिज्म। और ये जिम्मेदारी किसकी है? नियोक्ता की है, यानी कि एम्प्लॉयर की है। एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये पहले यहाँ एम्प्लॉयर को ऐसा एक मैकेनिज्म सेटअप करना चाहिए। पहले तो यही देखना कि ये प्रिवेंट ही हो। ठीक है, ये हो ही ना, यौन उत्पीड़न पूरी संस्था में ना हो, और मगर अगर हुआ है तो उसका निपटान कैसे किया जाए, वो पूरी स्ट्रेटेजी, वो पूरा मैकेनिज्म भी यहाँ इंटरनली उन्हें सेट करना है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर। फॉर दिस पर्पज सेक्सुअल हेरेसमेंट इंक्लूड सच अनवेलकम sexually determined behavior, whether direct or by implication, as physical contact and advances, a demand on request for sexual favor, sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcomed physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। तो कुल मिलाकर यहाँ इन सारी प्रक्रियाओं को यौन उत्पीड़न बताया गया है। यौन उत्पीड़न, ठीक है, इन पांचों बिंदुओं को। तीसरा बिंदु यहां कहता है ऑल एम्प्लॉयर्स और पर्सन इन चार्ज ऑफ वर्क प्लेस वेदर इन द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर शुड टेक एप्रोप्रिएट स्टेप टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट यस एट देयर प्लेस। कोई भी नियोक्ता हो या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, जवाबदेह व्यक्ति हो, उन्हें अपनी संस्था में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए हर संभव जो प्रक्रिया है वो करनी होगी। If any conduct amounts to a specific offense under Indian Penal Code or any other law, the employer shall initiate appropriate action in accordance with the law by making a complaint with the appropriate authority. It should be ensured that victims or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with the complaints of the sexual harassment. Yes, तो यहाँ कुल मिलाकर अगर प्रयत्न करते हुए भी अगर एम्प्लॉयर नहीं रोक पाए अपने यहाँ अपने संस्था में यौन उत्पीड़न के कोई भी जो है ऐसा इंस्टेंस को, तो यहाँ उन्हें ही जो है यह कानूनी प्रक्रिया करनी होगी, उन्हें ही शिकायत तो दर्ज करनी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो गुनाह आईपीसी या किसी और जो है कानून के तहत अगर वो गुनाह है तो दिस आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयर। इफ द कंडक्ट अमाउंट्स टू मिसकंडक्ट इन एम्प्लॉयमेंट as defined by the relevant service rules, appropriate disciplinary action should be initiated by the employer in accordance with those rules. Yes, तो यहाँ कुछ नियम भी है जो वो लगे तो अपने एम्प्लॉयर्स के पास करवा सकते हैं। अब an appropriate complaint mechanism should be created in the employer's organization for redress of the complaint made by victim. Yes, तो यहाँ जिस मैकेनिज्म की बात की वो यहाँ एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो ऐसे डिस्प्यूट्स को, ऐसी कंप्लेंट्स को रिड्रेस करे, उसे निष्कासित करे, यानी कि उसका समाधान लाए। A complaints committee headed by a woman and at least half of its member are women should be set up. Yes, तो ऐसी एक कमिटी, समिति का निर्माण होना चाहिए कोई भी संस्था में। ठीक है, इंटरनल कमेटी होगी है जिनके अध्यक्ष होंगे महिला अध्यक्ष, और यहाँ कमेटी के मेंबर्स का यानी कि टोटल स्ट्रेंथ की तो चर्चा नहीं की, मगर जितनी बड़ी कमेटी हो कोई दिक्कत नहीं, मगर उनके आधे सभ्य जो है वो महिला होने चाहिए, वो यहाँ स्पष्ट रूप से हमें बताया गया है। तो एक ऐसी समिति की रचना कोई भी ऐसे संस्था में होनी जरूरी है।
Employees should be allowed to raise issues of sexual harassment at workers' meeting and in other appropriate forum, and it should be affirmatively discussed in employer-employee meetings. Yes, तो कुल मिलाकर यहाँ कोई भी एम्प्लॉय जो यौन उत्पीड़न से पीड़ित है, जो उसका शिकार हुआ है, वो यह मुद्दा किसी भी किस्म की अपनी मीटिंग में उठा सकता है, चाहे वो एम्प्लॉय मीटिंग हो, चाहे वो अन्य उस संस्था के कोई फोरम हो, कोई अन्य मीटिंग हो, वो कहीं पर भी ये मुद्दा उठा सकता है। और कहा गया है कि उसकी चर्चा जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए। वो सकारात्मक चर्चा जो है वो यहाँ अपने आप में स्पष्ट किया गया है। एंड लास्टली, अवेयरनेस ऑफ द राइट्स ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन दिस रिगार्ड शुड बी क्रिएटेड इन पर्टिकुलर बाय प्रोमिनेंटली नोटिफाइंग द गाइडलाइंस। यस, और यहाँ कोई भी एम्प्लॉयर को अपने संस्था में महिला जो कर्मचारी है उनको इस चीज़ों से जागरूक करना होगा, इस चीज़ों से वाकिफ करवाना होगा, उनको बताना होगा कि भाई यह आपका अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ इन 4 या 5 बिंदुओं में से कोई क्रिया कर रहा है तो वो सेक्सुअल है, आप हमें बताएं, आप यह प्रश्न उठाएं, हम उसके सामने लीगल जो है वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको डिस्प्ले करनी होगी, यानी कि संस्था में ऐसे जो है ग्राफिकल जो है स्टिकर्स लगाने होंगे महिला कर्मचारियों के लिए, जो उन्हें प्रबुद्ध करे अपने अधिकारों के बारे में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ एम्प्लॉयर्स को करनी है। The Supreme Court directed that these guidelines and norms would be strictly observed in all workplaces for the preservation and enforcement of the right to gender equality of working women. यह सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह दिशा निर्देशों का पालन जो है वो सख्त रूप से होना चाहिए सभी कार्य क्षेत्रों में, सभी कार्य संस्थानों में, ठीक है, ताकि एक जेंडर इक्वलिटी जो है उसे यहाँ वास्तविक रूप दिया जाए, वास्तविक बनाया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ इस फैसले के महत्व एवं इसके प्रभाव के बारे में देखना है। 3 बिंदु है इंपॉर्टेंस में, शुरू यहाँ वहां से करेंगे। पहला बिंदु कहता है दिस इंसिडेंट ऑफ ब्रूटल गैंग रेप रिवील्ड द सेफ्टी कंसर्न्स एम्प्लॉयड वुमेन फेस एंड प्रेसिंग नीड फॉर देयर प्रोटेक्शन। यस, तो यहाँ यह जो गैंग रेप का इश्यू है उसने पूरे भारत के सामने यह प्रश्न लाकर रख दिया, पूरे भारत के सामने, कि महिलाओं की सुरक्षा क्या है अपने कार्यस्थल के ऊपर, ठीक है, और उनकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न यहाँ उठ गया था। दूसरा बिंदु ये रहा इसके महत्व का कि जजमेंट इज द स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, यस, व्हिच हैज बीन एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन जातीय समानता की बात की गई है, जिन जातीय समानता को मूलभूत अधिकार के दायरे में रखा गया है, उसको यहाँ अब यह जजमेंट, यह फैसला जो है वो वास्तविक बनाएगा, यह वास्तविक बनाने में कुछ मदद करेगा। ये एक इसकी दूसरी महत्व की जो है चीज है। And thirdly, judgment tried to fill the vacuum in existing legislation and prevent sexual harassment of working women in all workplace through the judicial process. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने या इस जजमेंट ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने इस वैक्यूम को भरने का प्रयास किया, जिस वैक्यूम के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो कहीं पर भी कवर नहीं हो रहा था और उनका शिकार आमतौर पर महिलाएं बन रही थी भारत भर में। तो यहाँ ये वैक्यूम को भी भर दिया गया इस फैसले ने। अब इम्पैक्ट की बात करें, एक इम्पैक्ट है जो कहता है बिल्डिंग ऑन विशाखा गाइडलाइंस द पार्लियामेंट पास द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्यूसल एक्ट 2013। यस, तो यहाँ इस गाइडलाइंस बेस्ड, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ डायरेक्ट किया स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली कि भाई एक ऐसा स्टेबल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कोई भी व्यक्ति को यौन उत्पीड़न से बचाए अपने कार्यस्थल पर। तो यहाँ उसी को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में यह कानून बनाया, विच सिक्स टू सेफगार्ड वुमेन फ्रॉम हैरेसमेंट एट देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ ये कानून अपने आप में महिलाओं की सुरक्षा करने हेतु है। इसका मूलभूत उद्देश्य ही महिलाओं की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा है। प्लस अगर यह कानून आपको नहीं मालूम, इनके प्रावधान इनके बारे में, तो आप हमारी ही श्रृंखला के ऊपर देख सकते हैं, हमारे इस मंच पर नेक्स्ट प्लेलिस्ट, यानी कि द इम्पोर्टेंट लॉज विच ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, जिसमें यह कानून के ऊपर हमने चर्चा की है, जिसका लेक्चर नंबर और इत्यादि जो माहिती है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम लोग जो है वहाँ रखेंगे, तो आप वहाँ से भी उसको जो है नोट कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्ट हो सकते हैं। सो आज इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इस पूरे उपाख्यान में हमने देखा कि कैसे है यहाँ व्यक्ति यानी कि नागरिक यानी कि स्पेसिफिकली महिलाओं को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रक्षण दिया। कोई लेजिस्लेटिव वर्क नहीं था, कोई एग्जीक्यूटिव वर्क नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस प्रस्तावित की, जिस गाइडलाइंस के आधार पर 2013 में एक सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है वो पारित हुआ।
तो यहाँ ये अपने आप में एक परीक्षा लक्ष्य महत्वपूर्ण बिंदु था। अब मिलेंगे हम लोग इसी श्रृंखला के एक और उपाख्यान में। साथ ही हमारी पैरेलल श्रृंखला चल रही है, आप उसका भी जो है लुत्फ उठा सकते हैं वहाँ से। आपका जनरल स्टडीज जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, आपको प्रबुद्ध होने में वो सारा कंटेंट जो है वो सहायता करेगा। साथ ही यह पूरी श्रृंखला इस सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों की, जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, वो आज़ादी के इस 75 वर्ष को समर्पित करते हैं। यह पूरी श्रृंखला हम अमृत महोत्सव को समर्पित करते हैं। तो आज इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।